डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इससे संबंधित उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। सबसे पहले ये देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो शायद आपको मैंने बोला ये समझ नहीं आया होगा, तो पहले मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, उसके बाद ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 210 ये कोई मैंने भाज्य संख्या ली, तो यहाँ इसके गुणनखंड करो, ये 3 पे जाएगा, 3 7 21 70 हो जाएगा। फिर 5 पे जाएगा तो ये 5 से 14 हो जाएगा। फिर 7 पे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो शुरू में 2 पे भेज देते तो भी कोई खास बात नहीं थी। 210 के बराबर यहाँ क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आया। जैसे ये क्रम था, ये क्या क्रम है, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2, ये भी लिख सकते थे। किसी स्टूडेंट का मन ये आया कि मैं तो पहले 7 से काटूंगा, फिर 5 से काटूंगा, फिर 2 से काटूंगा और फिर 3 से काटूंगा। कोई एक और स्टूडेंट है, उसका मन ये आया कि मैं पहले 5 पे काटूंगा, फिर 7 पे काटूंगा, फिर 3 पे काटूंगा, फिर 2 पे काटूंगा। तो यहाँ देखो, जो संख्या बनी है वो इन सभी का गुणनफल जो है वो सेम आया है 210। तो ये यूं कहता है कि क्रम चाहे हम बदल दें इनका, लेकिन फिर भी ये संख्याएं जो है वो सेम रहेगी, अद्वितीय रहेगी। जैसे इसमें 2 3 5 7 जो है वो एक बार आया है तो एक बार ही ये चारों यहाँ आएंगे, एक बार ही चारों यहाँ आएंगे, एक बार ही चारों यहाँ आएंगे। अब देखो, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ रुको, ये भाज्य संख्या थी, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, इतनी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब आगे कहता है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये गुणनखंड जो है, अगर हम क्रम की तरफ ध्यान ना दें, जैसे ये हमने अलग अलग क्रम बनाए हैं, क्रम की तरफ ध्यान ना दें तो ये चारों के चारों यहीं आएंगे। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसको हम एक लैंग्वेज और है उसमें भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका दूसरा रूप ये हो सकता है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, जैसे ये प्राकृत संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय है। अगर क्रम हम ना बदलें तो ये जैसे 2 3 5 7 है तो हर एक में 2 3 5 7 ही आएंगे और कुछ नहीं आ सकता। यही गणित की आधारभूत प्रमेय है। तो आगे हम इस प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। अब आगे उदाहरण नंबर 5 है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यानी 4 पावर n जो है वो क्या इस तरह का कोई हो सकता है कि कोई संख्या बने या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या हो, 0 हो। तो ये क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस टाइप की संख्या है। इनका गुणा क्या 0 हो सकता है, हमें ये दिखाना है। तो यदि 4 पावर n शून्य पे समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं ये 5 से गुणा जरूर होना चाहिए, तभी शून्य पे समाप्त हो सकती है। यानी 4 जो है वो 5 से गुणा होगा तभी शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो यहाँ देखो, 4 पावर n में क्या 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। बस आपको ये लैंग्वेज के रूप में लिखना है, 4 पावर 5 में n आ नहीं सकता तो इसलिए शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो ये मैं लैंग्वेज आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना है।
ये लिखो, यदि किसी n के लिए चार पावर n शून्य पे समाप्त होती है तो क्या होगा? तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि कोई भी n के लिए 4 पावर n अगर शून्य पे समाप्त होती है तो वो 5 से जरूर भाग होनी चाहिए, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए 4 पावर n में एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए। अगर 5 नहीं आता तो ये 4 पावर n पे समाप्त नहीं होगी, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि 4 पावर n जो है वो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ। यानी ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 2 के सिवाय यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो आधारभूत जो प्रमेय है वो ये कहता है कि ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होते हैं। तो आधारभूत प्रमेय यह निश्चितता देती है कि गुणनखंड जो होते हैं अद्वितीय होंगे। अगर गुणनखंड अद्वितीय होंगे तो यहाँ 5 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए 4 पावर n में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अगर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी और 4 पावर n जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगी। इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 6 है, संख्याओं 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक संख्या में 6 दे रखी है और एक संख्या 20 दे रखी है। तो अभाज्य गुणनखंड करो, यहाँ पे ये जगह 2 तिये 6 और 3 एकम 3, ये 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5। आगे करना कोई ज़रूरी नहीं, इतना ही कर दो क्योंकि लास्ट में तो 1 आएगा फिर। तो यहाँ हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ये लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 5, यानी 2 यहाँ पे 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो अब देखो HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक ये होता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या होगा, ये होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात का गुणनफल कैसे, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ
घात 1 है तो यहाँ 2 है, तो इन 2 में से क्या लिया जाएगा, जो छोटी घात है वो वाला लिया जाएगा, 2 की घात 1। और तो कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो उभयनिष्ठ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी हम गुणा नहीं करेंगे, 1 भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो HCF है वो कितना आ जाएगा, HCF है वो 2 आ जाएगा। एलसीएम देखो, एलसीएम जो है, एलसीएम ऐसे होता है, यहाँ पे सीधी सी बात ये है जो उभयनिष्ठ हो वही HCF होता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो HCF होता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो बड़ी घात है, उभयनिष्ठ में बड़ी घात और बाकी सभी का गुणनफल की संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सभी संख्याओं में सबसे बड़ी घात का गुणनफल ये होता है। तो सबसे बड़ी, यहाँ 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 1 है, तो बड़ी कौन सी हुई, 2 पावर 2। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये या 3 पावर 1 है, या ना हो चाहे तो भी हम लेंगे, 5 नीचे है ऊपर नहीं है तो भी हम लेंगे, कि बची हुई सारी संख्याएं हमें लेनी है। और जो उभयनिष्ठ है उनके गुणनखंड की जो बड़ी घात है वो लेना है। तो ये होगा 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5, ये तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60 और HCF आ जाएगा 2। तो HCF हमने कैसे किया, जो कॉमन है वो HCF आ जाएगा और एलसीएम जो सबसे बड़ी घात है वो आ जाएगी और बची हुई सभी संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। पहले आपको ये गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन है वो HCF आ जाएगा और जो बड़ी घात है और बचे हुए सारी संख्याओं का गुणनफल जो है LCM आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 हमें मिला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो 96 के यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब यहाँ पे 404 के गुणनखंड हम करते हैं, तो ये होगा 2 से 202 और 2 से 101, आगे तो ये जाएगा ही नहीं। तो 96 बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 404 के बराबर लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 101। तो HCF जो है वो होगा जो कॉमन हो। कॉमन कौन कौन है, जो कॉमन है वो एक तो ये वाला 2 है और एक ये 2 है, 2 दूनी 4, तो HCF आया हमारे पास 4। तो अब फार्मूला है कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें चाहिए LCM, तो LCM क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे ये इधर HCF हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है, एक तो संख्या 96 है, दूसरी 404 है और HCF 4 है। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 24 और ये हो जाएगा 9×6। तो LCM इस तरह से आया। पहले हमने HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात किया और फिर LCM जो है वो किस विधि से हमने ज्ञात किया, जो गुणा वाले जो फार्मूला मैंने आपको सिखाया था उस फार्मूले से हमने LCM का मान ज्ञात कर दिया। तो आप उदाहरण नंबर 6 की तरह से भी ये LCM ज्ञात कर सकते हो और उदाहरण नंबर 6 में भी इस तरह से आप LCM ज्ञात, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि HCF ज्ञात करने के बाद आप LCM किस विधि से निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें।
यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड बनाएंगे। 2 से 3 ये एक ही बना। 72 के देखो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और ये 3 से 3 हो जाएगा। 120 के देखो, 2 से 60, 2 से भाग देंगे तो 30, 2 से भाग देंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो 5, यानी 6 के बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में 3। और 72 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2। और 120 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो जो HCF होगा, HCF हम ऐसे ज्ञात करेंगे जो कॉमन हो सभी में, यानी सबसे छोटी पावर जो है, जो तीनों में सबसे छोटी पावर है वो HCF होगा। तो इस लाइन में तो 2 हो जाएगा और इस लाइन में 3 हो जाएगा, 5 वाली लाइन है ही नहीं, तो HCF हो जाएगा हमारे पास 6। अब हमें देखना है LCM। तो LCM जो है वो सबसे बड़ी घात होती है। 2 वाली लाइन में सबसे बड़ी घात है 3, 3 वाली लाइन में 3 की पावर 2 और 5 वाली लाइन में 5 की घात 1। चाहे तीनों में है चाहे ना है, हम ऐसे लिखेंगे। तो ये होगा 8 गुणा 9 गुणा 5, ये हो जाएगा 360। तो यहाँ पे HCF जो है वो 6 आया और LCM 360 आया। तो गुणनखंड विधि से जब भी हमें HCF या LCM ज्ञात करने हैं तो हम इस विधि से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे LCM के लिए वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो 2 संख्याओं के लिए था जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, गुणनफल वाला फार्मूला केवल 2 संख्याओं का HCF और LCM हमें इनमें से एक ज्ञात करना है, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाला बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको सुगमता से मिल सके। धन्यवाद।